स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जिले से प्रोस में। नमस्कार आप सभी साथियों को। मैं उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष आज फिर से बाल विकास शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत लेके अधिगम और अधिगम के सिद्धांत। तो हमने कल अधिगम और अधिगम से संबंधित परिभाषाएं है ना अपन लोगों ने देखे थे। अधिगम का वक्र देखे थे, अधिगम का वक्र कैसा होता है। आज हम चलेंगे अधिगम के सिद्धांत की ओर, प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। अधिगम के सिद्धांत से दो प्रकार के सिद्धांत हमें देखने को मिलते हैं। एक वे सिद्धांत जिन्होंने व्यवहारवादियों ने दिए और एक वे सिद्धांत जिन्हें संज्ञानवादियों ने दिए। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों सिद्धांतों से सीधे प्रश्न पूछते हैं या फिर इनसे संबंधित मनोवैज्ञानिकों के नाम पूछ लेते हैं, है ना। तो चलिए एक एक करके हम उन पे प्रकाश डालते हैं। आइए, अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। इसके अंतर्गत दो सिद्धांत हमें देखेंगे। पहला नंबर रहेगा व्यवहारवादियों द्वारा, वह सिद्धांत जो व्यवहारवादियों ने दिए, और दूसरा रहेगा संज्ञानवादी। मैं संज्ञानवाद को पहले ही समझा चुका हूं आपको, परंतु आज फिर समझा दूंगा संज्ञानवाद क्या है। संज्ञानवादी को अपन लोग गेस्टाल्टवादी सिद्धांत भी कहते हैं। यहीं से क्वेश्चन पूछा हुआ है, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, ठीक है ना। ये दो सिद्धांत, एक व्यवहारवादियों द्वारा और एक संज्ञानवादियों द्वारा। व्यवहारवादियों द्वारा जो सिद्धांत दिया गया वो कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे, और संज्ञानवाद द्वारा दिया गया सिद्धांत में कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे, ऐसा भी प्रश्न पूछा हुआ है। तो व्यवहारवादियों द्वारा जो सिद्धांत दिया गया उनमें जो मनोवैज्ञानिक थे उसमें आप ध्यान रखेंगे पहला नंबर सबसे महत्वपूर्ण पावलोव जी। कौन? पावलोव, एपी पावलोव। दूसरा नंबर ध्यान रखना थॉर्नडाइक महोदय। कौन? थॉर्नडाइक, ईएल थॉर्नडाइक। तीसरा नंबर ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट बीएफ स्किनर। एक बार रीट के एग्जाम में पूछा हुआ था कि बीएफ स्किनर का पूरा नाम बताइए। आप लोग जो जानते हैं बीएफ स्किनर का पूरा नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बीएफ स्किनर के अलावा सी एल हल, क्लार्क एल हल नाम है इनका, सी एल हल, ठीक है ना। बीएफ स्किनर का फुल नाम कमेंट में बॉक्स में टाइप करिए। संज्ञानवादियों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है संज्ञानवादी गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के अंतर्गत पहला नंबर आता है मैक्स बर्दाइमर जी। कौन? मैक्स बर्दाइमर, इसे बर्दीमर भी लिखा हुआ मिलेगा एक जगह आपको। इसके बाद है आपका कोहलर साहब, ठीक है जी। थर्ड नंबर है आपके कोफका, और फोर्थ नंबर है लेविन, कर्ट लेविन साहब, ठीक है जी। ये ये चारों मनोविज्ञानियों के आप नाम याद रखेंगे। सीधे प्रश्न पूछेगा इनमें से कौन सा संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है, ये आपके दे देंगे और इसमें से एक उठा के दे देगा, तो आपको इसमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, ये हो गया। अब एक एक करके इनके बारे में जानते। सर संज्ञानवाद क्या हो, संज्ञान क्या होते हैं समझा दीजिए। संज्ञान का अर्थ समझ लीजिए आप लोग। संज्ञान का अर्थ होता है संज्ञान, संज्ञान का मतलब क्या होता है? संज्ञान का अर्थ होता है प्रत्यक्ष अवधारणा, संवेदना, संवेदना के बाद उसकी पहचान, और पहचान के बाद उसका प्रत्यक्षीकरण। ये तीनों चीजें आप ध्यान रखना किसके अंतर्गत आता है, संज्ञान के अंतर्गत। संवेदना क्या है? संवेदना देखिए हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं। तो 5 इंद्रियों के द्वारा जो हम किसी भी वस्तु की पहचान करते हैं, किसी वस्तु का ज्ञान करते हैं, वो होती संवेदना। क्लियर? तो संवेदना में 3 चीजें छिपी होती है, पहचान, नामकरण और प्रत्यक्षीकरण। पहचान, नाम और प्रत्यक्षीकरण। मान लो मैंने कहा आपके स्किन में 5 इंद्रियां मैंने बताई, और 5 इंद्रियों में आपका स्किन एक इंद्रिय है। तो ये स्किन, मान लो आपकी स्किन में कुछ आके पड़ा, तो आप सोए थे रात में और आपके स्किन में कुछ पड़ा, तो आपको आभास हुआ कि कुछ आके पड़ा है ना, आगे पड़ा है।
किसके माध्यम से पता चला? किसके माध्यम से? आपकी स्किन के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से। फिर उसको आप देखोगे, पहचानोगे, पहचान लिया आपने, उसका नामकरण करोगे, फिर उसका प्रत्यक्षीकरण करोगे कि बाकी में वो है या नहीं है ना? ठीक, तो यही क्या है? संवेदना है। तो संवेदना, प्रत्यक्षीकरण और ज्ञान की क्रिया ही संज्ञान के अंतर्गत देखने को मिलती है। आया समझ में? जैसे हम लोग इसकी एक परिभाषा में खुद से बना के बता दूं आपको कि जैसे ध्यान की उत्कृष्ट अवस्था क्या कहलाती है? अवधान कहलाती है। आप इस स्थिति में आ जाएं कि आपको कुछ और ध्यान न रहे, वो है आपका अवधान। इसी प्रकार से ज्ञान की उत्कृष्ट अवस्था कहलाएगी आपकी संज्ञान। आया समझ में? पर संज्ञान में प्रक्रिया 3 तरह से होती है, ज्ञान, संवेदना और प्रत्यक्षीकरण। ठीक है ना? ध्यान रखना इस चीज को। ये तीनों चीजें किसमें देखने को मिलती हैं? संज्ञान के अंतर्गत। संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक। अब इनके द्वारा दिए गए सिद्धांत हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको थॉर्नडाइक के द्वारा बताए हुए सिद्धांत के बारे में बताऊंगा। थॉर्नडाइक ने क्या सा सिद्धांत दिया, उसका प्रयोग किस पर था, किस जानवर पर प्रयोग किया था उसने। क्लियर? यहां से प्रश्न बने हुए हैं, एक एक करके सब पे प्रकाश डालेंगे। आज हम E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, जिसके ढेर सारे नाम हैं, है ना? तो आप उनको भी ध्यान रखना। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है उन्हीं का। सबसे पहले मैं E.L. थॉर्नडाइक के बारे में बता दूं कि E.L. थॉर्नडाइक थे कहां के। थॉर्नडाइक, आप में से किस किस को पता है E.L. थॉर्नडाइक कहां के थे? कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। E.L. थॉर्नडाइक रहने वाले थे कहां के? अमेरिका के थे। क्या थे? अमेरिका के थे। और वो पशु वैज्ञानिक थे। क्या थे? पशु वैज्ञानिक। वो अपना प्रयोग जो है पशुओं पर करते थे, और इन्हें इसी को ही अपन प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं। किनको? थॉर्नडाइक जी को। कहां के थे? आप बताएंगे यूएसए के। कहां के थे? यूएसए के थे। कौन से मनोवैज्ञानिक थे? पशु मनोवैज्ञानिक थे। पशु मनोवैज्ञानिक, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं इनको। पशु मनोवैज्ञानिक थे। और ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा इन्होंने सीखने के कुछ नियम दिए थे। वो नियम बाद में करेंगे, पहले मैं आपको इनके प्रयोग के बारे में बता दूं। पहले ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने जो प्रयोग बताया था, प्रयोग किस पर किया, देखिए ध्यान सुनिए। मैंने कहा कि E.L. थॉर्नडाइक जी ने क्या किया, उनका जो प्रयोग था वो किस पर आधारित था? बिल्ली पर। किस पर था? बिल्ली पर। उन्होंने एक बॉक्स लिया था। क्या लिया था? एक बॉक्स। उस बॉक्स में क्या लगा हुआ था? लीवर लगा हुआ था, है ना? लीवर को दबाने से क्या हो जाता था? वो बॉक्स या संदूक ओपन हो जाता था। उसके अंदर उन्होंने एक बिल्ली को रखा हुआ था, और उसके सामने उद्दीपक के रूप में, उद्दीपक शब्द नया होगा आपके लिए, कुछ साथियों के लिए उद्दीपक शब्द नया होगा, कुछ के लिए पुराना होगा, तो उद्दीपक के बारे में बताऊंगा मैं अभी। देखिए, उनके सामने भोजन के रूप में एक उद्दीपक रखा हुआ था। क्लियर? उद्दीपक क्या है सर? उद्दीपक होता है एक ऐसी वस्तु या एक ऐसा क्या कहें, एक ऐसी हाँ वस्तु ही कहें अपन, एक ऐसी वस्तु जिसको देखने के बाद इंसान के मन में क्या हो? उसके प्रति लालसा पैदा हो। क्लियर? उसके मन में क्या पैदा हो? लालसा पैदा हो। वो है आपका उद्दीपक। उसको देख के इंसान क्या करे? अनुक्रिया करे। अनुक्रिया क्या है सर? अरे भाई, क्रिया के बराबर अनुक्रिया करोगे नहीं करोगे? मैंने कहा कि मैं जैसे गुलाब जामुन देखा आपने, गुलाब जामुन देखते ही आपके मुंह में क्या आ गया? लार आ गया। तो गुलाब जामुन क्या था? उद्दीपक था। ठीक है ना? और उसको देख के आपके अंदर अनुक्रिया क्या निकली? लार आना। आया नहीं आया? खट्टे आम या खट्टी इमली खाते ही आपके, फिर देखते ही आपके मुंह में क्या जाता है? पानी आ जाता है। तो दीपक क्या है? इमली है। और रिस्पॉन्स अर्थात अनुक्रिया, उसको देख के लार आना। तो जब उन्होंने प्रयोग किया तो बिल्ली भूखी थी। बिल्ली को यह नहीं पता था कि लीवर को दबाते ही संदूक खुल जाएगा, और जो दीपक था, जो भोजन था, वो भोजन उसके सामने रखा हुआ था, मतलब उसको दिख रहा था। हर बार भूखी बिल्ली को उसके अंदर रखा जाता था। बिल्ली को जैसे भूख लग रही थी तो वो क्या करता? बहुत सारी अनुक्रियाएं करता, मतलब यहां वहां पैर मारता, उचटता, कूदता। पर अचानक से एक बार उसका पैर संदूक पे लग गया। किस पे? सॉरी, लीवर पे लग गया। किस पर लग गया? लीवर पे। लीवर पर पैर रखते ही, पंजा पड़ते ही वह संदूक खुल गया, और वो जाकर अपना भोजन प्राप्त कर लिया। जैसे उसने भोजन प्राप्त किया, उसके बाद क्या हुआ पता है आपको?
फिर से एक बार फिर से उसको बंदूक पे रख दिया गया, मतलब संदूक पे रख दिया गया। बार बार यही क्रिया दोहराई गई। बार बार दोहराने से क्या हुआ, उनके द्वारा की जाने वाली बेकार में अनुक्रियाएं कम होती गई। और क्या हुआ, एक समय ऐसा आया कि बिल्ली जो है सीधे संदूक के लीवर पर पैर रखती और दरवाजा खुल जाता और वह अपना भोजन प्राप्त कर लेती। तो इस सिद्धांत से, इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकला? देखिए, इस सिद्धांत या प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि बार बार की जाने वाली त्रुटियां या बार बार किए जाने वाले प्रयास से ही अधिगम सफल होता है, यह बच्चा सीखता है। इसका प्रयोग हम अपने विद्यालय स्तर पे करते हैं, कक्षा स्तर पे करते हैं कि उद्दीपक, एक अच्छा उद्दीपक के फलस्वरूप ही एक अच्छी अनुक्रिया होती है। तो हम अपने कक्ष में भी बच्चों के साथ इस तरह से अवधारणाओं को ट्रांसफर करें कि बच्चा उद्दीपक के साथ अपना रिस्पॉन्स सही स्थापित कर सके। ये प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है कि बच्चा बार बार प्रयास करता है और बार बार गलतियां करके ही क्या करता है, सीखता है। बच्चे की गलतियों को आप नजरअंदाज करना भी सही है और ना करना भी गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए जरा, अगर आप बच्चा बार बार गलती कर रहा है और आप उसमें सुधार नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, बच्चा बार बार गलती करते जाएगा। आपका कर्तव्य है कि आप तुरंत उसके लिए किसी उद्दीपक का इस्तेमाल करें जिससे बच्चा अच्छा से अच्छा सीख सके। तो जरूरी यह है कि ईएल थॉर्नडाइक का जो प्रयोग था किस पर था, बिल्ली पर। प्रयोग किस पर था आप बताएंगे? बिल्ली पर इनका प्रयोग था। प्रयोग किस पर था? बिल्ली पर। संदूक में क्या लगा हुआ था? लीवर लगा हुआ था। क्लियर है जी? हाँ। प्रयोग आप लोग जैसे मैंने बताया वैसे आप उसको राइट कर लीजिएगा। इसका जो प्रयोग है, इस सिद्धांत का प्रयोग हम शिक्षा क्षेत्र में बहुत अधिक तरीके से करते हैं। इनका जो पहला सिद्धांत है, इनका जो पहला नियम है, प्रयास और त्रुटि का नियम जो इन्होंने दिया, प्रयास और त्रुटि का नियम। इनके सिद्धांत का नाम ध्यान रखना, इनके सिद्धांत का ही नाम आप ध्यान रखना क्या है। इनके सिद्धांत का नाम अपन प्रधान, इसके कुछ नियम दिए गए थे उन्होंने। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत ही कहते हैं इनको, हालांकि सार्थकता का सिद्धांत भी कहते हैं। तो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है, इससे संबंधित उन्होंने बहुत सारे नियम दिए थे। प्रमुख नियम और गौड़ नियम था, और उसमें गौड़ नियम और एक प्रमुख नियम। गौड़ नियम के अंतर्गत 5-6 प्रकार के नियम आते हैं और प्रमुख नियम के अंतर्गत आपके 3 नियम आते हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, और इसमें एक और नियम है प्रभाव का नियम, है ना। तो देखिए, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है इनका, जो कि मैंने बताया आपको किस पर था, बिल्ली पर आधारित था। आप उसको कर लेना। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? शिक्षा के क्षेत्र पर करते हैं, ठीक है ना। प्रकारवादी सिद्धांत भी कहते हैं, संप्रदाय से जुड़े हुए थे कौन? ईएल थॉर्नडाइक। क्लियर? तो आज आपने ईएल थॉर्नडाइक और व्यवहारवादी संज्ञानवादियों के अंतर्गत अपन ने ईएल थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ा है। कल हम इस सिद्धांत के अंतर्गत नियम देखेंगे, कौन कौन से नियम थे उनकी, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। क्लियर ना? इसका फिर गौड़ नियम भी रहेंगे, उसमें बहुरूपता का नियम रहेगा। ऐसे 3-4 नियम और हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए, हमेशा खुश रहिए। आज के लिए बस इतना ही। चलिए।